रसायन विज्ञान में बीएससी करने के बाद एक लड़के ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हासिल किया। उसके बाद वो नौकरी की तलाश में जुट जाता है। काफ़ी प्रयास करता है लेकिन नौकरी लगती नहीं है। आखिरकार वो अपने घर से, अपने गांव से बहुत दूर, लगभग 189 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंच जाता है। वहां जाता है और वह जाने के बाद वहां पर नौकरी की तलाश में जुट जाता है। आखिरकार उसको नौकरी मिल जाती है, लेकिन खेतों पर काम करना था, यानी खेती का उसे नौकर का काम मिल जाता है 7,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। वो खेतों पे जब काम करता था पूरी लगन, पूरी ईमानदारी के साथ, तो उन्हीं खेतों पर एक महिला भी नौकरी करती थी, काम करती थी। उस महिला से बड़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो जाती है कि उससे शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। एक दिन वो जब उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था तो उससे बातचीत कर रहा था, और बातचीत करते करते कहता है कि देखो, तुम्हें कितनी हैरानी होगी बेबी कि मैं अपनी पत्नी के साथ पिछले 5 साल से नहीं सोया हूँ। और इससे भी बड़ी हैरानी इस बात की है कि उसकी 3 साल की एक बेटी भी है। जब ये बात उस नौकरानी ने सुनी तो उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि ये तुम्हारी बेटी किसकी है? वो कहता है कि बस उन सब से पीछा छुड़ाने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ एक नई तरीके से ज़िंदगी शुरू की जाए और ज़िंदगी जी जाए। बस इतना था। उस महिला ने जब ये बात सुनी, जब उस महिला ने पुलिस को अपने बयान दिए थे, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मन में आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। आगे जो होता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इतना भयानक होता है कि एक के बाद एक 5 कत्ल हो जाते हैं, और वो भी 1-2 दिन में नहीं, कई दिन लग जाते हैं कत्ल में। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को वाकई आश्चर्य हो रहा था कि एक पढ़ा लिखा नौकर जिसको नौकरी नहीं मिलती है, वो नौकरी कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, लेकिन जो उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया था वो वाकई बहुत भयानक होता है। न केवल कत्ल करता है बल्कि अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार भी करता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश के ज़िला पलक्कड़ का एक थाना लगता है पटाम्बी, और पटाम्बी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है अमापुर। बात कर रहा हूँ 21 जुलाई 2008 की ये बात है। एक महिला जिसका नाम सफ़ीना होता है, सफ़ीना अपने घर से बाहर निकलती है और जब जा रही थी तो अपने ही नौकर के घर पर उसकी नज़र पड़ जाती है। तो उसके घर के जो नौकर था उसका घर के बाहर से ताला लगा हुआ था, इसलिए वो जाती है, अपने काम करके वापस लौट कर जाती है, क्योंकि कई काम ऐसे थे जो सफ़ीना को खुद करने पड़ रहे थे। वापस आती है, अगला दिन निकलता है, इनकी 22 जुलाई 2008 की ये बात है। आखिरकार फिर से उस रास्ते से गुजरना था जो रशीद का मकान है। रशीद के मकान में ही उसके जो नौकर है रेजी कुमार उर्फ रेजी, जो यहाँ किराए पर रहता है, फिर से दरवाज़ा बंद था और वो चली जाती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक तीसरे दिन भी उसको घर से निकलना था। जब घर से निकल के जा रही थी तो उसने देखा क्या कि जो रशीद के मकान में उसका घर का नौकर है, किराए पर रहता है, घर का जो मुख्य द्वार था उस पर जो अब तक ताला लगा हुआ था वो बाहर से तो खुला हुआ है, लेकिन उसने जब जाकर बार बार उसको खटका करना शुरू किया, उसको नॉक करना शुरू किया, लगातार उसने आवाज़ लगानी शुरू की, तो सफ़ीना की उस आवाज़ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो बहुत गुस्से में तमतमाई हुई थी। सीधा अपने शोहर के पास जाती है, अबू बकर के पास, और जाकर कहती है, देखो तुम्हारे नौकर के कितने भाव बढ़ गए हैं। मैंने कितनी बार उसको आवाज़ लगाई, आज वो आया हुआ है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। जैसे ही सफ़ीना की बात अबू बकर ने सुनी, अबू बकर सीधा वहाँ जाता है और उस दरवाजे को लगातार खोलने की कोशिश कर रहा था, आवाज़ लगा रहा था, लेकिन अंदर से किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा आता है, वो आसपास के लोगों के पास जाता है, जाकर कहता है कि देखो इस नौकर के कितने नखरे बढ़ गए हैं, 2-3 दिन से गायब चल रहा है, अब आया है तो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, कोई बच्चा तक नहीं बोल रहा है इसके अंदर। अब ऐसे करते करते जो आसपास के लोग थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होते होते जब संख्या लगातार बढ़ रही थी तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस यानी कि यहाँ की जो पटाम्बी थाना पुलिस थी वो मौके पर पहुँच जाती है, और मौके पर आने के बाद फिर पूछा जाता है कि मामला क्या है। तो बताया जाता है कि साहब देखो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है अंदर से, सबके सब पूरी फैमिली अंदर ही है। जब ये बात कही जाती है तो पुलिस ने अपनी देखरेख में और गाँव के जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर आखिरकार उस दरवाजे को खुलवाया जाता है। और जब दरवाज़ा खुलता है तो पुलिस ने भी कल्पना नहीं की थी और गाँव के लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल घर के अंदर 2 लाशें मिल जाती हैं। एक लाश उसकी सबसे बड़ी वाली बेटी की होती है जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है, और एक लाश होती है उसकी दूसरी वाली बेटी की जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास है। दोनों बेटियों की लाशों को देखने के बाद अब नौकर को ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, तो नौकर घर के अंदर नहीं मिलता है। आखिरकार पुलिस भी परेशान हो जाती है, आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि ये व्यक्ति जो कई दिन से अचानक से लापता था, यहाँ था नहीं, बाहर से ताला लगा हुआ है, अब ये बाहर से ताला खुला हुआ है, ये है तो है क्या, क्या मामला है। पुलिस ने अब इन दोनों बच्चों की लाशों को कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद आखिरकार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इसके लिए वाकई एक टीम गठित कर दी जाती है और टीम का काम था ये जानने के लिए कि आखिरकार क्या मामला है, क्या नहीं है। तो ये पता चलता है कि जो ये रहने वाला है व्यक्ति, वो पलक्कड़ जो ज़िला है केरल का, वहाँ से लगभग 189 किलोमीटर दूर एक कोट्टायम ज़िला लगता है, उसी की एक जगह लगती है पाली, वो वहाँ का निवासी होता है। एक टीम पाली भेजी जाती है ये पता करने के लिए कि यहाँ पर क्या रेजी कुमार उर्फ रेजी आया हुआ है कि नहीं आया है। जब वहाँ पता किया जाता है तो कहते हैं कि यहाँ तो वो नहीं आया है। आखिरकार फिर इस मामले की अखबारों में खबर प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है। अब अखबारों में खबर प्रकाशित होती है तो पुलिस की जो एक टीम थी वो जांच पड़ताल करने के लिए जाती है। जो ये दोनों बच्चियां हैं वो एक सेंट जोसेफ यूपीएस स्कूल में पढ़ते हैं। फिर वहाँ की प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए पुलिस की टीम जाती है। पूछा जाता है कि जो दो बच्चे हैं जिनकी लाशें मिली हैं, एक 9 साल का और एक 12 साल के जो बच्ची हैं, आखिरकार उनके बारे में आप क्या बता सकती हो। तो वो कहती हैं कि साहब 22 जुलाई 2008 की ही बात है, उस बच्चियों का पिता आता है और आखिर कहता है कि इनकी माँ ख़त्म हो गई है, इसलिए इन्हें छुट्टी दे दो, इन्हें घर जाने दो। वो अपने साथ लेकर चला जाता है। हमने तो कोई ऐतराज़ नहीं किया, हमने जाने दिया। अब पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट कोई था तो रेजी कुमार उर्फ रेजी होता है, जो इस गांव में नौकरी करने के लिए आया था। 7,000 रुपये की नौकरी करता था अबू बकर के यहाँ पर। और सफीना ने सबसे पहले उस दरवाजे को देखा था जो पहले बंद था, बाद में वो दरवाज़ा बाहर से खुला होता, लेकिन बाद में वो अंदर से बंद था। आखिरकार पूरा मामला क्या है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह हो जाती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। 9 साल की बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या की जाती है, लेकिन जो 12 साल की लड़की थी, न केवल उसका गला दबाया जाता है बल्कि उसका बलात्कार भी किया जाता है। बलात्कार के बाद जब उसकी हत्या की जाती है, जब इस मामले की जांच पड़ताल और आगे बढ़ती है, तो पुलिस के लिए और गांव वालों के लिए फिर एक ही और बड़ी बात हो जाती है कि इसके एक पत्नी जो नहीं दिखाई दे रही है, उसका एक बेटा है जो 10 साल का जो नहीं दिखाई दे रहा है, और एक 3 साल की बेटी है जो नहीं दिखाई दे रही है। 2 की लाश मिल जाती है, 3 कहाँ गए हैं इनके बारे में जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, जहाँ जहाँ इनका संपर्क था, जहाँ जहाँ इनकी बातचीत होती थी, तभी किसी ने कानाफूसी कर दी और कहा कि जो बेबी है वो भी एक नौकरानी है और खेतों पे काम करती है। पुलिस से कहा कि आपको उससे बातचीत करनी चाहिए। गांव के ही एक और व्यक्ति के साथ उस महिला का उठना बैठना था और उसी व्यक्ति ने जब हल्की सी कानाफूसी की है तो पुलिस उस महिला के पास जाती है। उससे पूछा जाता है कि मामला क्या है, क्या तुम जानती हो। वो कहती है कि हाँ जी, हम दोनों दिन में 10 से 15 बार फ़ोन पे बातचीत तो जरूर करते हैं और वो उसके साथ उसके ऐसे संबंध हैं जैसे किसी पत्नी के साथ संबंध होते हैं और वो काफ़ी समय से वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, उससे कोई जानकारी नहीं है। उसने बहुत सारी बातें बताई और एक बात ये भी बताई कि उसने अपनी पत्नी के साथ पिछले 5 साल से कोई वैवाहिक संबंध नहीं बनाए हैं। वो अपनी पत्नी के साथ कभी सोता नहीं था, लेकिन जो छोटी वाली बेटी थी वो 3 साल की थी, तो इसलिए उसके साथ उसको लगता है कि वो उसकी बेटी नहीं है बल्कि किसी और की बेटी है, इसलिए वो उखड़ा उखड़ा रहता था। और इससे ज़्यादा उखड़ा रहता था, वो पढ़ा लिखा था, उसने बीएससी की हुई थी, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसने डिप्लोमा हासिल किया था। नौकरी लगी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा उदास रहता था। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस अब बहुत तेज़ी के साथ उस महिला को, यानी कि उसकी पत्नी जो लीसी होती है, उसको भी तलाश करना शुरू कर देती है। और जो उसका 10 साल का बेटा होता है और 3 साल की जो बेटी होती है, उनको भी तलाश करने की पुलिस कोशिश कर रही थी। अब एक दिन और बीत जाता है। ये 23 तारीख को तो उन 2 बेटियों की लाश मिल जाती है, 23 तारीख, 24 तारीख। अगर 25 तारीख की ये बात है, कुछ लोग जब खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। जब दुर्गंध आ रही थी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि जंगल में खेतों की तरफ से कुछ दुर्गंध आ रही है, आपको देखना चाहिए। जब वहाँ जाकर देखते हैं तो झाड़ियों के अंदर आखिरकार 2 लाशें मिल जाती हैं। उस नौकर की, जो कि रेजी कुमार उर्फ रेजी होता है, उसका 10 साल के बेटे की लाश मिल जाती है और उसके 3 साल की बेटे की लाश मिल जाती है। आखिरकार पुलिस ने उन लाशों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर पोस्टमार्टम की शुरू हो जाता है। साथ ही अब जो लीसी था, लीसी उसकी बीबी थी, उसको भी तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है कि जब खोजी कुत्ते बुलाए जाते हैं तो उन्होंने जब तलाश करना शुरू किया है तो जो सेफ्टी टैंक था शौचालय का, उस सेफ्टी टैंक के अंदर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। लेकिन उस दुर्गंध की और लोगों को पता नहीं चलती, लेकिन शायद डॉग की वजह से पता चल जाता है। जब उसके स्लैब हटवाए जाते हैं तो एक और लाश मिल जाती है, यानी कि अब तक 4 बच्चों की लाश मिल चुकी थी। पत्नी की लाश जो थी वो सेफ्टी टैंक के अंदर थी। अब इनकी हत्या क्यों हुई है, किस लिए की है, पुलिस के लिए सवाल थे। पुलिस इन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। गांव के जितने लोगों से पूछताछ कर सकती थी, पुलिस ने जितने उसके फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की और जो भी लैब में जांच के लिए सबूत भेजे गए थे, और वहां से जो रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाली रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जैसे ये जो रेजी था वो
गायब था। आखिरकार उस मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलती है कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन लगता है और पुलिस स्टेशन के पास जो बस स्टैंड है वहाँ रेजी कुमार को देखा गया है, क्योंकि उसके फ़ोटो अखबारों में लगातार छप रहे थे। वहाँ लोकल में लगातार न्यूज़ चल रही थी, लोकल में लोग लगातार उसके बारे में चर्चाएँ कर रहे थे और किसी ने कहा कि वो गांधीनगर पुलिस स्टेशन के पास खड़ा हुआ है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। अब उसके कुछ जांच पड़ताल उसकी भी होती है और जो फॉरेंसिक लैब में जो भेजी गई थी जांच पड़ताल, उससे जब मिलान किया जाता है तो पता चलता है कि उसी ने अपनी बेटी का बलात्कार किया था। अब उस बलात्कार के बाद में उससे पूछा जाता है कि तुमने क्यों हत्या की, कब की, कैसे की, तो वही बात निकल के आती है कि सबसे छोटी वाली बेटी को लेकर उसे शक होता था, इसलिए उसका जो झुकाव था वो नौकरानी की तरफ था, अपनी पत्नी की तरफ कम था। अब पुलिस ने जब इससे पूछताछ की कि तुमने कत्ल कैसे किया, क्या नहीं, क्या तरीका था, तो उससे जब उसने बताना शुरू किया तो बताता है कि 8 जुलाई 2008 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अपनी पत्नी से शायद वो यही बात पूछने की कोशिश कर रहा था कि ये छोटी वाली बेटी किसकी है। इसी बात को देखते हुए कहासुनी शुरू हो जाती है, कहासुनी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपनी पत्नी का गला दबाता है और उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद आखिरकार उस शव को, उस लाश को कहाँ छुपाए, इसलिए उसने घर के ही अंदर बने हुए शौचालय के अंदर उस लाश को डाल देता है और उसे बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से पैक कर देता है ताकि इसके अंदर से किसी तरह की कोई दुर्गंध ना निकल पाए। उसके बाद फिर 1-2 दिन बीत जाते हैं। 8 तारीख की घटना को अंजाम देता है रात 11:30 बजे के आसपास। 9, 10 और 11, 12, 13 तारीख आ जाती है। 13 तारीख की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास की बात थी। उसने पहले अपनी उस छोटी बेटी को मारा जिससे वो बेइंतहा नफरत करता था, जो 3 साल की थी, जिसको लेकर उसे लगता था कि ये उसकी बेटी है ही नहीं। जब उसका वो कत्ल कर रहा था, जब उसको मार रहा था, तो बेटा भी अचानक से जाग जाता है। बेटा जब देख रहा था तो पिता का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि बात खुल जाएगी, इसलिए उसने उस बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। अब पहले 8 जुलाई को वो अपनी पत्नी को मारता है, 13 जुलाई को वो अपने बेटे और सबसे छोटे वाली बेटी को मारता है, और जो आगे तारीख और बढ़ रही थी, और ये तारीख थी 23 जुलाई 2008 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास। उन बेटियों को एक दिन पहले ही वो सेंट जोसेफ यूपीएस स्कूल से लेके आया था, ये कहते हैं कि घर में कैजुअलिटी हो चुकी है। और वो जब अपनी बेटी को लेके आता है, जब सुबह के 3 बज रहे थे, तब उसने अपनी 12 साल की बेटी को उठाया, और जैसे उसने उठाया तो उसको देखते ही उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। अपनी ही बेटी के साथ वो बलात्कार करता है। बेटी इस बात का विरोध भी नहीं कर पाती, करे भी तो कैसे करे, बाप है, वो अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। और उसने अपनी बेटी के बलात्कार के बाद उसकी गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है, उस बेटी की हत्या कर देता है। एक और बेटी थी जो 9 साल की थी, उसकी भी आँख खुल जाती है, अपने पिता को कुछ गंदी हरकत करते हुए देख लेती है। मौका पाते हुए वो अपनी बेटी को भी मार देता है। आखिरकार अब तक उसने जो मेन दरवाज़ा था उस पर ताला लगाया हुआ था, लेकिन वो जब इस घटनाक्रम को अंजाम देता है तो अंदर से दरवाज़ा बंद करके और किसी तरह से रास्ते से टाइल्स वगैरह हटा के, बताया जाता है कि जो छान छप्पर जो भी था उसे हटा के वो आराम से वहाँ से निकल जाता है ताकि किसी को खबर ना लग सके, और वहाँ से वो दूर चला जाता है। लेकिन पुलिस ने जब पूरे कड़ियों को जोड़ा, सबूत इकट्ठा किए, सबूत इकट्ठा करने के बाद एक एक चीज़ को जोड़ने के बाद जब मामला ये अदालत पहुंचता है तो पता चलता है कि साल 2010 के आसपास की बात थी। निचली अदालत से इस रेजी कुमार उर्फ रेजी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और कहा जाता है कि इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाएं। अब ये इस व्यक्ति ने अपील करना शुरू किया। जब ये अपील करता है तो केरल के हाई कोर्ट में, तो वहाँ की निचली अदालत का जो फैसला था 14 नवंबर 2014 को, ये कहा जाता है कि जो निचली अदालत का फैसला है उसको बरकरार रखा जाए। ये बहुत ही दुर्लभतम केस है, विरलतम केस है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? अपने 4 बच्चों को मार देगा, अपनी पत्नी को मारेगा और अपनी ही बेटी का बलात्कार भी करेगा, इसलिए इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। मामला और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते लगातार कई साल बीत जाते हैं, तो वो तारीख आती है 22 अप्रैल 2025 की तारीख। आखिरकार पूरा मामले की सुनवाई की जाती है और मामले की सुनवाई करने के बाद जो बचाव पक्ष का वकील होता है वो कहते हैं कि पूर्व में इस व्यक्ति ने कोई अपराध ही नहीं किया था, इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, मनोस्थिति इसकी ठीक नहीं थी, और आप देख सकते हैं पिछले 16 या 17 सालों में उसने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, उसका आचरण बहुत ही अच्छा है बाकी सब कैदियों के प्रति। अगर उन घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले या उसके बाद इसने किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। ये आदर्श कैदी बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, इसलिए इसकी सज़ा को कुछ माफ़ कर दिया जाए। इसने बहुत बड़ी जीवन अपना सलाखों के पीछे गुजार दिया है। अदालत ने आखिरकार इस बात को सुना और सुनने के बाद
इसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया और कहा कि जब तक इसकी आखिरी सांसें हैं तब तक इस सलाखों के पीछे रहेगा, तब तक इसे बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही चाहे आदर्श कैदी बन गया हो, लेकिन सलाखों के पीछे ही इसकी मौत आएगी।